भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चौथी बार कतर जा रहे हैं। इससे पहले वे फरवरी में गए, फिर जून में और अब दिसंबर, यानी कि बसंत में गए, भयंकर गर्मी में गए और तगड़ी सर्दी। कि कतर को केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्या कतर भारत के लिए वाकई इतना अहम है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी साल चौथी बार कतर जा रहे हैं। मध्य एशिया का एक देश जिसको भारत इतनी तवज्जो क्यों दे रहा है? इस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो आज फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के इस खास एपिसोड में बात इसी पे करेंगे कि भारत और कतर के संबंधों के बहाने अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में जाने चाहिए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार 30 दिसंबर को कतर की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हुए। वे 1 जनवरी 2025 तक कतर में रहेंगे। यानी भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो मानस है वो नया साल और 31 दोनों ही कतर में मना रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि जयशंकर जो हैं वो कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। मंत्रालय का कहना है कि यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह प्रत्येक यात्रा में रटा रटाया सा कॉपी पेस्ट सा जवाब होता है। हालांकि 2024 में, जैसा मैं पहले बता चुका, कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चौथी बार कतर जा रहे हैं। इससे पहले वे फरवरी में गए, फिर जून में और अब दिसंबर, यानी कि बसंत में गए, भयंकर गर्मी में गए और तगड़ी सर्दी में भी। इसके अलावा कतर को अपना दूसरा घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देश की 3 बार यात्रा कर चुके हैं। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015, 2016 और 2024 में कतर देश की यात्रा करते हैं और उनकी कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात हुई। इसके अलावा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा और दिसंबर 2023 में दुबई में हुए जलवायु सम्मेलन में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। सवाल यह है कि कतर को केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? क्या कतर भारत के लिए वाकई इतना अहम है? तो अगर मौजूदा हालातों को देखें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक अनिश्चितता के दौर में है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल संकट हम लगातार फेयर ऑब्जर्वर हिंदी पे इसको लेकर बात कर चुके हैं। तो अब दुनिया की राजनीति और खास करके अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी और इस दिशा में जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप किस मामले में कब क्या रुख अख्तियार कर लें, कहा नहीं जा सकता। मौजूदा हालातों को देखें तो कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि ट्रंप जो है वो ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं, जबकि वो जनवरी 20 को राष्ट्रपति पद की आधिकारिक शपथ लेंगे। क्योंकि दुनिया में ट्रंप के आने के बाद एक तरह से अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को लेकर चिंतित है। यानी कि भारत पेट्रोलियम और अन्य पदार्थों से जो एनर्जी का मामला है, ऐसे में कतर भारत को एक सुरक्षित और मजबूत देश नजर आता है और शायद इसीलिए वह अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है। क्योंकि भारत के जो एलएनजी जिसको कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका टोटल 50% और एलपीजी का 30% हिस्सा कतर से इंपोर्ट होता है। कतर वैसे पॉलिटिकली एक न्यूट्रल देश है जिसका किसी अन्य देश के साथ कोई बड़ा विवाद नहीं है। कतर की देखें तो यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अमेरिका और इजराइल से लेकर हमास तक के साथ रिश्ते ठीक ठाक हैं। ऐसे में बिना किसी रुकावट के भारत कतर के सामने अपनी डील रख सकता है और आमने सामने की डील भी कर सकता है। अब इन देशों का जिनका मैंने नाम लिया, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अमेरिका, इजराइल, इनमें आपस में कई पंगे हो सकते हैं, लेकिन कतर को लेकर न्यूट्रल है। तो अगर भारत रूस के साथ डील करता है तो उसे अमेरिका और यूक्रेन का ध्यान रखना होगा। अमेरिका ईरान के साथ करता है तो उसे अमेरिका रूस के साथ ध्यान रखना होगा। लेकिन कतर के संबंध में ऐसा नहीं है।
और वह कतर के साथ अगर, जैसा मैंने कहा, ऊर्जा संबंधी समझौते अगर करता है तो उसमें ईरान और सऊदी अरब की भी फिक्र करने की भारत को जरूरत नहीं है कि वो अपने हितों को ध्यान में रखकर कतर के साथ आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कतर एक पावरफुल कंट्री तो है, लेकिन सॉफ्ट पावरफुल है। मध्यस्थ के तौर पे उसका नाम हमेशा चर्चा में रहा है, क्योंकि जब हमास और इसराइल की बात आई तो कतर की मदद ली गई, क्योंकि उसकी सुनी जाती है और इस सुने जाने का फायदा भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उठाना चाहता है। ऐसे में एस जयशंकर जो है वो लगातार चौथी बार एक साल में कतर जा रहे हैं, नया साल मना रहे हैं। तो भारत और कतर के बीच साल 2023-24 में 14.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अगर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो उसमें भारत ने 1.70 अरब डॉलर का सामान कतर को निर्यात किया है और आयात जो है वो 12.34 अरब डॉलर का रहा। तो कुल मिला के इससे पहले जो था वो जैसे 2019-20 में 10.95, 20-21 जब कोविड का दौर था तब 9.21 अरब डॉलर, 21-22 में 15.03 और 22-23 में तो 18.77 अरब डॉलर तक ये व्यापार पहुंचा था। कतर जो है भारत को एलपीजी, एलएनजी, एथिलीन, प्रोपलीन, अमोनिया, यूरिया, केमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम जैसी चीजें बेचता है। वहीं भारत से वह अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, रबड़ आदि खरीदता है। तो देखा जाए कि कतर को संकट तो यह है कि वो खुद को ग्रीन एनर्जी पे कैसे शिफ्ट करें, क्योंकि यूरोप खुद को ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट कर रहा है और अगर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर आधारित रहेगी तो वे खत्म हो जाएंगे। ऐसे में खाड़ी देश जहां तेल ही अर्थव्यवस्था का आधार है, खुद को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आपने दुबई में देखा होगा, एक नया शहर बस रहा है। दुबई प्रमोट कर रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री से होने वाला इंपोर्ट एक बड़ा पैसा अपने देश में लाता है। ऐसे में कतर भी या कतर जैसे खाड़ी देश, अन्य देश हजारों करोड़ रुपए जो है वो टूरिज्म, स्पोर्ट्स और एजुकेशन सेक्टर में खर्च कर रहे हैं और ऐसे में भारत उनके लिए एक बड़ा व्यापारिक बाजार है। इसलिए भारत की जरूरत ही नहीं है कतर से रिश्ते, बल्कि कतर को भी भारत से रिश्ते चाहिए। और कतर चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का यह कहना है कि 15,000 से अधिक छोटी और बड़ी भारतीय कंपनियां कतर में काम कर रही हैं। इसमें एलएनटी है, वोल्टास है, शाहपुर जी पालोनजी है, विप्रो काम कर रही है, टीसीएस कर रही है, महिंद्रा काम कर रही हैं। ऐसे में क्योंकि भारतीय कंपनियां जो 15,000 के आसपास संख्या बताई जा रही है, उन्होंने करीब 450 मिलियन अमेरिकन डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं और अगर भारतीय रुपयों में अगर ये कन्वर्ट करें तो करीब 4,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। अब ये 4,000 करोड़ का भारतीय निवेश एक तरफा नहीं है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी भारतीय कंपनियों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। आप इसी अथॉरिटी ने, आप देखिए 2022 में ही एक बोधि फर्म नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म है, बोधि वृक्ष नाम की, उसमें करीब 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। और बड़ी चीज यह है कि जुलाई में बोधि वृक्ष ने कोचिंग इंस्टीट्यूट एलन कैरियर, आप नाम सुना होगा कोटा वाला, उसमें 36% हिस्सेदारी ली और करीब 5,200 करोड़ का निवेश किया है। तो यह लगता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। अब उसके आप पॉजिटिव नेगेटिव आकलन अपने हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही अरब देशों में एक दूसरे के साथ भारत को लेकर प्रतिस्पर्धा की भावना तो है। कतर देखता है कि सऊदी अरब जो है वो निवेश कर रहा है और संयुक्त अरब अमीरात भी निवेश कर रहा है, यूएई, तो वो पीछे क्यों रहे? क्योंकि कतर की आबादी करीब 30 लाख है, 3 मिलियन के आसपास, लेकिन आपको जान के हैरत होगा कि 90% लोग वहां बाहरी है, सिर्फ 3.5% के आसपास ही कतर के मूल निवासी हैं। ऐसे में अगर सीआईए वर्ल्ड फैक्ट बुक जिसका हम अगर जिक्र करते हैं उसकी बात करें तो क्षेत्रफल की नजर से भारतीय राज्य त्रिपुरा के बराबर है कतर, और इसमें 65.2% मुस्लिम आबादी के बाद दूसरे नंबर पर हिंदू है, यानी संख्या करीब 16% है। तो मोदी एक डायस्पोरा खड़ा कर रहे हैं, ग्लोबली हिंदू कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, साथ ही एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने की उनकी जो कोशिश है उसमें एक वो भूमिका निभा रहे हैं और ये द्विपक्षीय संबंध इस आधार पर देखे जाने चाहिए। क्योंकि विदेश मंत्रालय का ये मानना है कि, या विदेश मंत्रालय के पास ये डेटा है कि 8,35,000 के आसपास भारतीय नागरिक कतर में रहते हैं और कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय हैं। ऐसे में
जैसा बताया कि कुल 30 लाख के आसपास आबादी है और उसमें से 8,35,000 के आसपास भारतीय हैं, तो करीब 27% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। ऐसे में वहां के स्कूल्स जो हैं, 19-20 स्कूल है, उसमें करीब 45,000 भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं और कई यूनिवर्सिटीज में भी इंडियन स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया हुआ है। और कतर ने अपने श्रमिक कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें कफाला प्रथा, जिसको कहा जाता है प्रायोजित भर्ती, उसे खत्म करने और नौकरी देने वालों पर पासपोर्ट जब्त का जुर्माना लगाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। तो बड़ी चीज यह थी कि कतर में अगर कोई कर्मचारी बिना इजाजत के अपनी नौकरी बदलता था तो उसे कफाला के तहत आपराधिक मुकदमे, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ता था। कभी कभी पासपोर्ट जब्त कर लेते थे, ऐसे में उन्हें असीमित समय तक वहां रहना पड़ता था। तो बड़ी चीज ये है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि अगर 3 साल पुरानी रिपोर्ट देखें जिसमें 21-22 में भारतीयों ने करीब 90 अरब अमेरिकी डॉलर भारत भेजे थे, इसमें कतर से आने वाला पैसा जो है वो 1.5% था। तो मतलब 11,000 करोड़ के आसपास रुपए एक साल में आए थे। और बड़ी चीज ये है कि यह जो रिश्ते हैं ये प्रकाश में तब आए, 2022 का जो वर्ष है ये थोड़ा ज्यादा भूमिका निभाता है, जब भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को वहां फांसी की सजा दी गई और डिमांड थी कि उस सजा को भारतीय सरकार अपने आप को इन्वॉल्व करे, उस सजा को कम करवाने में और उसे उम्र कैद में बदलवाए। डिमांड ये थी, लेकिन नरेंद्र मोदी उन 8 पूर्व कर्मियों की सजा को खत्म करके रिहाई करवा देते हैं। यह भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि 2022 में जब कथित जासूसी के आरोप में 8 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया और फांसी की सजा सुनाई, अब बड़ी चीज है क्योंकि दोहा वहां की जो राजधानी है, वहां एक सबमरीन प्रोजेक्ट की संवेदनशील जानकारियां इजराइल को साझा करने का आरोप इन पे लगा और ये लोग दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम कर रहे थे और यही कंपनी एक सबमरीन यानी पनडुब्बी के प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस दौरान जब मामला उठा कि इन 8 नौसैनिक कर्मियों को फांसी दी जाएगी, तो CPO 28 सम्मेलन से इतर उन्होंने जो कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और कहा कि इस मुलाकात को काफी अहम माना गया और 18 महीने तक ये लोग कतर की जेलों में रहे और उसके बाद नौसैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति शुक्रगुजार नजर आए कि उनके निजी हस्तक्षेप के बिना उनका जो है वो लौट पाने के समीकरण बैठ नहीं पाते। बड़ी चीज, जैसा मैंने पहले कहा, डिमांड थी कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को वापस ले आई। इससे भारत की जरूरत और कतर के प्रभाव पर उनका पता चलता है। तो बड़ी चीज ये है कि कतर के प्रधानमंत्री और अमीर के साथ जो केमिस्ट्री है ये बड़ा असर दिखाती है। इससे पहले, यानी कि ये रिहाई से पहले एक बार रिश्ते थोड़े से तनावपूर्ण हुए थे। आपको याद होगा कि बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। ऐसे में कतर पहला देश था जिसने भारत सरकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। इतना ही नहीं, भारत के वहां जो राजदूत है उनको बुला के उन्होंने इस पे कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। और इसी मांग के बीच में जब भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर दौरे पे थे, ये दोहा में पहुंचे हुए थे, ऐसे में यह बयान और एक तरह से डिप्लोमेटिक संकट जैसी स्थिति हो गई थी। और बड़ी चीज ये हुआ कि भाजपा ने उस वक्त जो है नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया और बीजेपी ने नाराजगी जताई। इसके बाद कतर ने भारत का आभार व्यक्त किया। तो कुल मिला के अरब की दुनिया में एक स्मार्ट पावर देश, ऐसा स्मार्ट पावर जिसने 2017 में सऊदी अरब और कतर का जो संकट खड़ा हुआ उसमें बड़ी चीज ये है कि जब सऊदी अरब का एक दबाव खड़ा, उसमें मिस्र, बहरीन, यमन, लीबिया और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए थे। 18 महीनों तक कतर की आर्थिक और राजनयिक नाकेबंदी की गई, लेकिन कतर ने घुटने नहीं टेके। इस संकट के बावजूद कतर एक मजबूत देश के रूप में सामने आया, क्योंकि कतर तेल और गैस से मिलने वाले बेशुमार पैसे का निवेश दुनिया भर के देशों में करता है और इन इन्वेस्टमेंट में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे स्टेबल इकोनॉमी वाले देश भी हैं। तो बड़ी चीज ये है कि न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, लंदन का सबसे ऊंचा टावर द शार्ड, डिपार्टमेंटल स्टोर हेरोडेट्स आदि में कतर के सुल्तान की बड़ी हिस्सेदारी है। और बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी के चलते
कतर कई देशों के बीच जारी विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय साख को मजबूती देता है। अब बड़ी चीज ये है कि एक स्टेबल देश है, एक पावरफुल लेकिन स्मार्ट पावरफुल, साथ ही ज्यादा विवादों में नहीं रहने वाला देश, उससे भारत जो रिश्ते मजबूत कर रहा है, जिसमें विदेश मंत्री का लगातार उस देश में जाना, भारत के प्रधानमंत्री का एक अच्छा प्रभाव होना, तमाम चीजें भारत और कतर के राजनीतिक रिश्ते कहां तक और कितने प्रभाव तक जाएंगे, आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपसे अपील है कि फिर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।